Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter of 11th physics, that is motion in a straight line. Clear? तो आज से हम नया स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब वन डायमेंशनल जो मोशन है, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो भी फिजिकल फिनोमेना है या फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स का मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, मैकेनिक्स देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी को डील करते हैं अगर वो बॉडी या तो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है ना, अगर बॉडी मोशन या रेस्ट में है, मोशन में हो सकता है या रेस्ट में हो सकता है, हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्सटेंसेस है या जो भी मटेरियल है, वो अगर रेस्ट में है या मोशन के स्टेट में है, अगर उसको डील करते हैं तो फिजिक्स के उस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिक्स को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है स्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बेसिकली जो स्टैटिक्स मैकेनिक्स है, इसमें हम डिस्कस करते हैं ओनली दो सब्जेक्ट विच आर इन रेस्ट। ठीक है ना, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और उस रेस्ट बॉडी की अगर स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहेंगे मैकेनिक्स के, उस ब्रांच को हम कहेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें। स्टैटिक्स है, इसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच, मतलब मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं मोशन की। अगर कोई भी बॉडी मोशन के स्टेट में है, मूव कर रहा है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी होता है काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक, स्टैटिक्स रेस्ट बॉडी की स्टडी है, काइनेमेटिक्स मोशन की स्टडी, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उस बॉडी की स्टडी काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। अगर कोई भी बॉडी अब इसमें मोशन के स्टेट में है, लेकिन इसमें मैं इसका कॉज नहीं पढ़ते कि मोशन में क्यों है, ये इसका कॉज क्या है, मोशन का कॉज क्या है, इसके बारे में इसमें डिस्कस, काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करता। हमें बस इतना पता है कि मोशन में है, बॉडी मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड है, उसके पास वेलोसिटी है, उसका डिस्टेंस होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन वो बॉडी क्यों मूव कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, उस कॉज को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक्स में। इसमें डायनेमिक्स में तो एक ब्रांच होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन बॉडी को ही डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करेंगे, मोशन बॉडी को डिस्कस करेंगे, उसके साथ उस मोशन का क्या कॉज है उसको भी डिस्कस करेंगे। किसमें, डायनेमिक्स में, सॉरी डायनेमिक्स में। ठीक है ना, तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम मोशन प्लस उसके कॉज को डिस्कस करते हैं। इट मींस यहाँ पे डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन है वही हमें बताता है डिटेल में कि कोई भी बॉडी कब मूव करेगा या कोई बॉडी कब रेस्ट में रहेगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। कॉज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में ओनली हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मोशन में बॉडी की स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, या बॉडी किस पोजीशन में है, उसके पास कितना एक्सेलरेशन है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके साथ साथ हम किसको डिस्कस करेंगे, फोर्स को डिस्कस करते हैं डायनेमिक्स में। तो क्लियर है, तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम कोई भी बॉडी का रेस्ट में है या मोशन में है तो हम उसकी स्टडी करते हैं। और बेसिकली मैकेनिक्स इज अ ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सबसे ओल्ड ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स में है। मैकेनिक्स आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना, जिसमें न्यूटनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, मैकेनिक्स सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है और इसके साथ साथ पैरेलली में हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी बना था। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है जहां पे हम बहुत शुरू से इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर्स, in this video we will discuss about motion.
नाउ लेट्स सी मोशन। तो मोशन को समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगा, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट मींस, रेस्ट का मींस क्या होता है? रेस्ट का मतलब क्या हो गया? रेस्ट का मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी भी रेफरेंस बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो इट मींस इट्स कॉल्ड इन अ रेस्ट पोजीशन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, बॉडी is said to be in rest if it does not change its position with respect to reference body and with respect to reference body and time। अगर कोई भी बॉडी किसी रेफरेंस बॉडी, मतलब किसी रेफरेंस बॉडी में बताना पड़ता है, जब भी कोई भी बॉडी मूव करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है ना, तो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है? रेफरेंस बॉडी, की इस बॉडी के रिस्पेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी बॉडी किसी भी रेफरेंस बॉडी और टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को अगर चेंज नहीं करता है, वो कहीं रखा हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा सदियों से वो एक ही जगह पड़ा हुआ है, तो इट मींस इट इज इन रेस्ट। तो वो किस में होगा? रेस्ट में होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बुक के टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है तो उसका पोजीशन कैसा है, उसका स्टेट कैसा है? रेस्ट में है, ठीक है ना। या जैसे ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर मेरा मोबाइल रखा है, तो ये मेरा मोबाइल या कैमरा जो है ये रेस्ट में है, ठीक है ना। या आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में अगर देखेंगे बहुत सारी चीजें जो है वो आपका रेस्ट में, जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया, या आपका बेड हो गया, आपका टेबल हो गया, ये सारी चीजें इसमें रेस्ट में, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेट इज रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन मींस क्या है? मोशन मींस कि अगर कोई भी बॉडी किसी रेफरेंस बॉडी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है, उसकी पोजीशन में चेंज होता है, वो कभी ए पोजीशन में है, कुछ इंस्टेंट बाद वो बी पोजीशन में चला जाता है, फिर कुछ इंस्टेंट बाद वो सी पोजीशन में चला जाता है, तो इट मींस ये किस में होगा? मोशन में होगा। जैसे मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे मोशन है वो कैसा है? मूविंग स्टेट या मोशन में हूँ मैं। या जैसे ट्रेन पटरी पे मूव कर रहा है, या किसी ऑन रोड पे एक व्हीकल्स मूव कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा? मतलब उसका जो स्टेट होगा वो कैसा होगा? मोशन होगा, मोशन में होगा। या जैसे आप रूम में बैठे हैं तो आपका फैन ऑन है, तो आपका फैन के जो पर है वो क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं, तो वो मोशन के स्टेट में। तो इस तरीके से, तो मोशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी in motion if it change its position with respect to reference बॉडी एंड टाइम, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी रेफरेंस बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस बॉडी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को अगर चेंज करता है तो उसके स्टेट को हम कहते हैं मोशन स्टेट। क्लियर है? ठीक है, दो स्टेट है, एक रेस्ट स्टेट होता है और एक मोशन स्टेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज निकल के आता है कि व्हाट इज रेफरेंस बॉडी, या रेफरेंस बॉडी कहते हैं, या इसको हम साइंस के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में इस रेफरेंस बॉडी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी बॉडी के रेस्ट पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो उस बॉडी को हम कहेंगे रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं।
फिजिक्स में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0 और किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन अगर चेंज मतलब डिनोट करते हैं तो उसको हम इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे है इस पोजीशन में, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1, x1 y1 एंड z1, यहाँ पे ये पोजीशन में है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका जो पोजीशन है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो इस कंडीशन में इस पॉइंट का जो इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस पॉइंट है या पॉइंट है वो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है बी पोजीशन पे और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2, तो इसका पोजीशन चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो अब फिजिक्स में हम रेफरेंस बॉडी की बात करते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड ऑर्डिनरी लाइफ में हम किसी भी बॉडी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगा कि अगर किसी भी बॉडी को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसके बाद हम अपने रेफरेंस बॉडी को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मेरे अराउंड बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैं किसी भी चीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। जैसे मान लिया हमने कि हमारा जो स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जब तक मैं अपनी मोशन की स्टडी करूंगा उस ड्यूरेशन में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा मोबाइल स्टैंड ही रहेगा। अगर मैं इस बोर्ड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानता हूँ, इस बोर्ड पे किसी पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानता हूँ, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो जब भी मैं अपने मोशन की स्टडी करूंगा, जिस ड्यूरेशन तक अपने मोशन की स्टडी करूंगा, तो उस पूरे ड्यूरेशन में मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पॉइंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मोशन में और रेस्ट में, तो इट मींस कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता कोई भी चीज, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, कोई भी बॉडी अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है। यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, इस पूरी यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो रेस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम बात करें कि हमारा जो ये व्हाइट बोर्ड है ये रेस्ट में हम कह रहे हैं, लेकिन अगर इसका रेफरेंस ये किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मेरे मोबाइल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना। अगर इसका रेफरेंस पॉइंट मैं अर्थ ले लूं या सन ले लूं, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, सन है। हमें पता है सन के अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर अभी अर्थ इस पोजीशन में तो कुछ टाइम बाद इस पोजीशन में चला जाएगा। तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इट मींस सन के रिस्पेक्ट में ये बोर्ड भी तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर मैं बताऊं कि सन रेस्ट में है, लेकिन सन रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में, वो भी बताना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है सन जो है और जो हमारा पूरा मिल्की वे गैलेक्सीज है ये भी रेस्ट में नहीं है। हर एक चीज क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। जो हमारा सन है या जो हमारा जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे प्लैनेट्स भी क्या कर रहे हैं, किसी गैलेक्सीज के पूरा जो हमारा गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के एक सेंटर के अराउंड क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड घूम रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब पूरा हमारा गैलेक्सी घूम रहा है और गैलेक्सी भी बहुत सारे गैलेक्सीज के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है ये पूरा यूनिवर्स कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर इसको ब्रॉड वे में देखेंगे तो ब्रॉड वे में कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, ठीक ना। हर एक बॉडी किसमें, मोशन में है, और एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं है कोई भी। एब्सोल्यूट मोशन में जैसे लेट्स से मान लेते हैं कि आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक पटरी है, यहाँ पे एक ट्रेन है, इस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक। आपकी स्पीड है यहाँ पे 500 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। आपके पैरेलल पटरी पे एक ट्रेन और मूव कर रही है, यहां पे भी एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। अब इसकी स्पीड भी है 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है।
तो इस कंडीशन में, और यहाँ पे एक पर्सन है स्टेशन पे, किस आदमी बैठा है ए, इस ट्रेन पे एक आदमी बैठा है बी, और इस ट्रेन पे एक आदमी बैठा है सी। या मान लेते हैं यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक ना, और सी पे आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी ट्रेन पे बैठे हैं और इस यहाँ पे बैठ के आप इस आदमी को देखते हैं जो स्टेशन पे बैठा है। जब इस आदमी को देखेंगे आप, तो आप कैसा फील करेंगे कि आपकी जो ट्रेन है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये मोशन के स्टेट में। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे बैठ के अपने दोस्त को देखते हैं जो दूसरी ट्रेन पे है और आपके पास वाली पटरी पे सेम स्पीड से चल रहा है, अगर इसको देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पे रेस्ट में हैं। मतलब एट ए इंस्टेंट, एक ही क्षण पे आपको ऐसा महसूस होता है, जब इसको देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप मोशन में हैं, ठीक है। और सी को देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप रेस्ट में हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप ना तो रेस्ट में है ना ही, सॉरी, मतलब इसका मतलब हो गया कि आप ना तो एब्सोल्यूट मोशन में हैं ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में हैं। आप मोशन में हैं तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि मैं इस बॉडी के रिस्पेक्ट में या इस पर्सन के रिस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं। जब आप अपने रेस्ट मोशन को या रेस्ट स्टेट को डिफाइन करेंगे या उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं इस सी पर्सन के या सी ट्रेन के या सी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। तो इसीलिए कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पूरे यूनिवर्स में कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट में भी नहीं है और एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं है। ये सब रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। मतलब ये सब क्या होता है, रिलेटिव मोशन में होते हैं, एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें समझना एब्सोल्यूट का मींस क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब है जो, मतलब किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट रेस्ट, इंडिपेंडेंट मोशन, मतलब किसी चीज पे डिपेंडेंट ही नहीं है। रिलेटिव का मतलब है, रिलेटिव का मतलब हो गया कि वो डिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसका मोशन कैसा होता है, रिलेटिव मोशन होता है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका मतलब है उसका रेस्ट भी क्या होता है, रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अपने पोजीशन को या अपनी स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए मोशन और रेस्ट हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, नॉट ना एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मास है, मास हमारा एब्सोल्यूट है, उसको मतलब उसको डिफाइन करने के लिए उसकी क्वांटिटीज को मेजर करने में किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे मोशन एंड रेस्ट जो है वो रिलेटिव होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोशन एंड रेस्ट पोजीशन, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स सी, नाउ एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसमें, पॉइंट मास का या पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक छोटी सी ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में ये आता है कि अगर कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उसका डिस्टेंस जो है, ट्रैवल डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन देयर साइज। अगर कोई भी बॉडी है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी लेट कर सकते हैं जब उसके द्वारा ट्रैवल किया गया जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर का एक गोल, एक हमारे पास स्फीयर है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इस लेट्स सपोज इट इज अ बॉल, एक बॉल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, स्फेरिकल शेप में है, और इस बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया करीब 1 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका जो साइज है 1 सेंटीमीटर, इट इज अ वेरी स्मॉल, वेरी लेस। तो 1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा है 1 किलोमीटर। इट मींस इसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इसके साइज से। तो उस कंडीशन में इस बॉल को हम क्या मान सकते हैं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। या कोई ट्रेन है, ट्रेन की साइज होती है 200 या 300 मीटर या 100 मीटर,
ठीक है, अलग अलग लेंथ अलग अलग वेरी का होता है। ट्रेन लेट कर लेते हैं, वो उसके लेंथ है 200 मीटर और इस ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1000 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन में 200 मीटर जो है बहुत छोटा है, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है। तो इस कंडीशन में हम ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसका डिस्टेंस जो है उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आता है मोशन इन 1D। नेक्स्ट आता है मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, समझते चलते हैं सारे टॉपिक्स को। मोशन इन 1D, 1D में मोशन है तो 1D मोशन होगा कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है और उसका जो पोजीशन है वो ओनली एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, या तो वो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, या वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, या जेड कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और इसमें कोई एक बॉडी है वो ओनली एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ओनली अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस कंडीशन में केवल एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, तो इट मींस इसका जो मोशन है वो 1D में होगा। या कोई भी बॉडी अगर वो जेड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओनली, तो ओनली जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा। जब ओनली जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो इट मींस उसका मोशन कैसा होगा, 1D में होगा। तो मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी is said to be in one dimensional motion if the one of the three coordinate one of the three coordinate change, coordinate position, ऐसे लिखते, coordinate position change with time। ठीक है, अगर वन पोजीशन क्या हो रहा है, वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो उसका मोशन हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल होगा कि अगर कोई भी कार जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, एक कार स्ट्रेट रोड पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वन डायमेंशनल होगा। या कोई भी एक चींटी है वो किसी एक रस्सी के ऊपर या धागे के ऊपर वो चल रही है, तो उसका मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल होगा। ठीक ना, क्लियर है? तो वन डायमेंशनल मोशन जिसमें कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रहा है तो उसका मोशन होता है वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड, टू डायमेंशनल मोशन, डी का मतलब डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मोशन होगा व्हेन अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन इफ इट चेंज, या if the one of the three two of the three coordinate position change with the time, then it is said to in two dimensional। it means जैसे अगर कोई बॉडी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y एंड z का, ठीक, अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे रखा है या कोई ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन में, इसका कोऑर्डिनेट है x, y एंड z, और इन तीनों कोऑर्डिनेट में से अगर किसी इंस्टेंट को अपने टू कोऑर्डिनेट को चेंज करता है, या तो वो x और y को चेंज करता है, z में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या zx में मूव करता है,
जेड एक्स में मूव करने में जेड और एक्स दोनों चेंज होगा, वाई कांस्टेंट रहेगा, या वाई जेड में मतलब वाई और जेड कांस्टेंट मूव करेगा, चेंज होगा, लेकिन एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल्स हो जाएगा, इसका एग्जांपल्स ये हो सकता है, जैसे ये हमारा एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे अगर कोई एक चींटी जो है मूव करती है, ठीक है ना, तो उसका मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है ना। जैसे आपके आप अगर किसी भी स्टोन को एक थ्रेड से बांध के अगर उसको आप सर्कुलर पाथ में मूव कराते हो, कैसे मूव कराते हो, सर्कुलर पाथ में मूव कराते हो, तो इस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी बॉडी मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है। या जैसे आप किसी फुटबॉल को किक करते हो, जैसे यहाँ पे कोई फुटबॉल है और इस फुटबॉल को किक करते हो और ये फुटबॉल जो है इस तरीके से मूव करता है, तो इस कंडीशन में इस फुटबॉल का जो मोशन होगा वो भी हमारा टू डायमेंशनल मोशन होगा, क्लियर है। या कोई हमारे पास बंदूक है, बंदूक से अगर किसी भी चीज को हम फायर करते हैं उससे जो बुलेट निकलेगा तो उस बुलेट का जो मोशन होगा वो भी कैसा होगा, टू डायमेंशनल होगा, क्योंकि टू डायमेंशनल पोजीशन में मूव करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा, क्लियर है। ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो टू डायमेंशनल मोशन को हम मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं, इसको कहते हैं मोशन इन प्लेन। मतलब अगर कोई भी बॉडी किसी भी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका मोशन जो है वो टू डायमेंशनल होगा। अगर कोई भी कार जो है किसी रोड पे अगर जिगजैग पाथ पे अगर मूव करता है, कोई भी पाथ है या कोई भी प्लेन है या कोई भी फील्ड है, वहां पे अगर वो जिगजैग मोशन करता है तो उस कार का जो मोशन होगा, जिगजैग मोशन जो होगा वो कैसा होगा, टू डायमेंशनल। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन, क्लियर। तो वन डायमेंशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, या इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, या मोशन इन स्ट्रेट पाथ, मोशन इन स्ट्रेट पाथ, मोशन इन स्ट्रेट पाथ भी कहते हैं इसको, ठीक ना, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पे क्या करता है, मूव करता है, तो इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। या इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। तो जो वन डायमेंशनल मोशन होता है ये रेक्टिलिनियर मोशन भी हो सकता है, ये मोशन इन स्ट्रेट पाथ भी कहते हैं इसको, या इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, या ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। टू डायमेंशनल मोशन को मोशन इन अ प्लेन से जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में देखते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन, देखो थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर उसका एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है, सेम डेफिनेशन लिख देना यहाँ पे, वन की जगह क्या लिख देना, थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए यहाँ पे थ्री लिख देना, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में एक्स वाई जेड अगर तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है, वो एक्स कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर रहा है और जेड कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर रहा है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। फॉर एग्जांपल्स, जैसे आसमान में अगर कोई भी वर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक ना। या आप गर्मियों के टाइम में या ठंडियों के टाइम में जब आप काइट पतंग उड़ाते हैं तो काइट का जो मोशन है, काइट का मोशन भी कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। या किसी चैम्बर के अंदर अगर हम गैसेस फिल करते हैं तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है या जो उसके पार्टिकल्स है, पार्टिकल का जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी अगर स्पेस में मूव करता है तो उस स्पेस में मूव करते हुए बॉडी का जो मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे एरोप्लेन का मोशन है तो एरोप्लेन का मोशन भी कैसा होता है, वो भी थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में कोई भी बॉडी किसमें मूव करता है, स्पेस में मूव करता है, इसमें स्पेस में मूव करता है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन में कोई भी बॉडी लाइन में मूव करता है और टू डायमेंशनल मोशन में कोई भी बॉडी किसी प्लेन में मूव करता है, ठीक है। इसमें मूव करता है, इसमें स्पेस में मोशन होता है, इसमें लाइन में मोशन होता है, इसमें
प्लेन में मोशन होता है। बस अब इतना इसमें समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। ये कुछ टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट्स, ठीक है, और इसके साथ बेसिक कुछ पॉइंट्स थे मोशन से रिलेटेड। आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।